नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीजे क्लासेस जयपुर। आज अपन राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें आज अपन राजस्थान के जो जनपद हैं उनका किस प्रकार विस्तार हुआ उनका अध्ययन करेंगे। और इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है उनके जो बारे में कौन कौन से कथन किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे और मेवाड़ राजवंश के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले सभी एग्जाम एसआई, वीडियो, पटवार, एलडीसी और सीईटी जैसे एग्जामों में भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे आरएस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखें। हर चीज़ इस किताब की प्रत्येक लाइन को उठाई गई है। और हमारी सीरीज एमसीक्यू सीरीज भी शाम को 8:15 चल रही है, उसको भी देखें जिससे आपको हर इस क्लास के बाद में क्वेश्चनों का अनुभव हो, जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सके। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास एक परिचय पढ़ लिया है, 2 वीडियो पहले पढ़ लिए हैं। आज तीसरा दिन है हमारा, ये पढ़ लिया है। तो 1800 ईस्वी पूर्व में जॉर्ज थॉमस थे, उन्होंने राजपूताना शब्द दिया। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द दिया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान सर्वसम्मति से स्वीकार किया। मरु और धनु प्रदेश जोधपुर संभाग कहा जाता है। जांगल प्रदेश बीकानेर और नागौर को कहा जाता है। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर। राजधानी मत्स्य की विराटनगर थी। सूरसेन जो जनपद था धौलपुर, करौली, मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। ये सब भी अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, ये सब भी पढ़ लिए हैं अपन ने। आगे चलते हैं अपन हमारे चैप्टर पे। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं कालीबंगा के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, इनको ध्यान से पढ़ ली। गिलोन सभ्यता के बारे में भी अध्ययन किया है, किसके द्वारा इसकी खोज की गई। बागौर सभ्यता के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन कौन सी थी उनका अपन ने विस्तार से पिछले वीडियो में अध्ययन किया गया है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखें। आज शुरुआत करेंगे राजस्थान में जनपद। तो राजस्थान में जनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध साहित्य। जनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, बौद्ध साहित्य हैं। कौन कौन से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ है कौन सा, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है में जिनमें, और बौद्ध साहित्य में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, और बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख हुआ है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। उनमें से मत्स्य जनपद जो है राजस्थान में स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। तो मत्स्य जनपद पूरा राजस्थान में स्थित था, और राजस्थान के अनेक भागों जैसे कुरु, सुरसेन, अलवर क्षेत्र में सुरसेन, भरतपुर के आसपास क्षेत्र व भरतपुर, करौली वाला अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अंतर्गत चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद। तो सिवी जनपद कहाँ पर था, चित्तौड़ के जो आसपास का क्षेत्र है वो सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। 327 ईस्वी पूर्व के सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योधे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। मालव कहाँ पर, टोंक, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में बस गए। योधे कहाँ पर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जाकर बस गए। तो उत्तरी राजस्थान में। अर्जुनायन कहाँ की जनजाति है, अलवर, भरतपुर की तरफ बच गए। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख हुआ है। मत्स्य जन का कहाँ उल्लेख हुआ है, शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी जो उपनिषद हैं दोनों में, शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में मत्स्य जनपद का उल्लेख हुआ है। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो किस प्रदेश में, मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था, विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बैराट यानी बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। तो जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर स्थित है, जहाँ वर्तमान में कोटपुतली बहरौल जिले में आता है। तो बसाकर इसने मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर है, विराटनगर बैराट से प्राप्त अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है और अन्य मौर्य अवशेष इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी विराटनगर बनाएगी, इसका अभिलेख, इसका अवशेष कहाँ मिलता है, अशोक के शिलालेख में और अन्य मौर्य अवशेषों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित चीजें। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई राजस्थान में, किस किस के द्वारा, किस किस विद्वान के द्वारा, किस किस इतिहासकार के द्वारा उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया, उनका अध्ययन अपन इस अध्याय में करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने, जो इतिहासकार स्मिथ हैं विदेशी, वे राजपूत हर्ष, उन्होंने क्या कहा, वे राजपूत
वे हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। तो किसी ने कहा था कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के समय का राजपूत युग कहा जाता है। तो स्मिथ ने कहा था। कब हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी एच ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में क्या लिखा? तो राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। उन्होंने लिखा कि राजपूत शब्द नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग भी मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र किस किस्म में राजपूतों का उपयोग मिला है? तो राजपूतों का अर्थशास्त्र में इसका नाम लिया गया है। कालिदास के नाटकों में भी राजपूतों का उल्लेख हुआ है। बाणभट्ट के जो हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का हर्षचरित तथा कादम्बरी और हर्षचरित किसके? बाणभट्ट के। और कालिदास के नाटकों में और चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने कहा ये बात? ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया? राजपूतों को जो वैदिक आर्य की संतान किसने बताया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी.एच. ओझा ने और सी.वी. वैद्य ने राजपूत को भारतीय आर्यों के एक स्त्रीय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के एक स्त्रीय वर्ण यानी वैदिक आर्यों की संतान माना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले कौन से विद्वान थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य, ये दोनों इतिहासकार हैं। चंद्रबरदाई ने क्या माना? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। कौन? चंद्रबरदाई, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीपट भी मिलता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? अग्निकुंड से बताई। तो अग्निकुंड से किसने बताई? चंद्रबरदाई ने। और वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य ने। वशिष्ठ मुनि ने। और इसके पीछे क्या कहानी मिलती है? तो वशिष्ठ मुनि जो है यज्ञ वशिष्ठ इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। 3 नहीं 4, कितने? 4 योद्धा उत्पन्न किए। कौन कौन से? परमार, चालुक्य, प्रतिहार। और वशिष्ठ मुनि क्यों? आबू पर्वत है, आबू पर्वत में विभिन्न जो ऋषि थे, कौन कौन से ऋषि? तो विश्वामित्र, गौतम ऋषि और अगस्त्य ऋषि और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे। जिससे क्या हुआ? इस अनुष्ठान में राक्षस क्या करते थे? मांस, हड्डियां और डाल देते थे, जिससे उनका यज्ञ था वो नष्ट हो जाता था। जिससे वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए क्या किया? 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। और चौथा कौन सा था? चौथा कौन सा योद्धा तैयार किया था उन्होंने? चौथा, और ये तीनों रक्षा नहीं कर पाए तो चौथा चौहान नाम से योद्धा तैयार किया था। ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया? सर्वप्रथम डी.आर. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। तो सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे? नागर ब्राह्मणों से बताई। और राजपूतों के ब्राह्मणवंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया जो शिलालेख है उसका उल्लेख करते हैं। किसने? बिजोलिया शिलालेख में डॉक्टर भंडारकर ने ब्राह्मणवंशी होने का साक्ष्य उपलब्ध है। किसके अनुसार? डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया। और चौहानों को क्या बताया गया? चौहानों के उत्तराधिकारी को सामंतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। नागर ब्राह्मण किसको बताया गया? गोहिल राजपूतों को। बिजोलिया शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। और इनके द्वारा यह भी कहा गया कि राजशेखर जो ब्राह्मण है उनका विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण भी माना गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण, तो जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदेत का वंशज बताया। किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिदेत की संतान है। तो जो महाराणा कुंभा के द्वारा जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद है उस पर टीका लिखी थी। किसने? महाराणा कुंभा ने। उसमें स्वीकार किया था कि गुहिलोत जो है नागर ब्राह्मण गुहेदेत की संतान ही है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो कौन से जो इतिहासकार हैं वो ब्राह्मण से उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते राजपूतों के? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेशी की संतान के बारे में ध्यान करते हैं। तो राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत कैसे थे? शक अथवा सीतियन जाति के वंशज है। टॉड ने राजपूतों को शक व
सीतियन जाति प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के जो रीति रिवाज हैं शक, सीतियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अंतर दोनों जातियां एक ही हैं। इसलिए जो कर्नल जेम्स टॉड थे राजस्थान के इतिहासकार, उन्होंने राजपूत को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज बताया है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ ने क्या लिखा, तो राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन बचाता है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा था? वी स्मिथ ने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और जो विदेशी मत बताए गए सरकार कर्नल जेम्स टॉड और वी स्मिथ को, इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं कभी भी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वह अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्रवंशी बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों के शक, सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाजों तक शक कुषाणों के आने के पूर्व भारत में प्रचलित है। सूर्य की पूजा में भारत वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ से पहले ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। राजपूतों जो राजस्थान है, राजस्थान के प्रमुख राजपूतों का वंशों के पीछे अपन शुरुआत करेंगे मेवाड़ राजवंश की। मेवाड़ राजवंश इस किताब में जो दिया हुआ है उनका अध्ययन करेंगे और भी एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे। पूरे राजवंश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मेवाड़ राजवंश को, गुहिल वंश को। गुहिल वंश का जो शासन था मेवाड़ राजवंश में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन शासन रहा है। 567 ईस्वी से शुरू हो चुका था। कहाँ पर? गुहिल में, गुहिलों का शासन। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए मेवाड़ राजवंश की। तो गुहिल वंश एवं इसके प्रतापी शासक कौन कौन थे? तो गुहिल वंश एवं इसके उदयपुर, मेवाड़ राजवंश किस किस जिलों में निवास था? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का जो क्षेत्र है मेवाड़ कहलाता है। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ। तो वंश का प्रतापी शासक कौन था? गुहिल। गुहिल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। उसमें से अबुल फजल ने क्या मानते? ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। तो ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित कौन करता है? अबुल फजल। ये इंपॉर्टेंट है, सारी लाइनें, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। और कर्नल टॉड ने इन्हें किसका बताया? वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वल्लभी के शासकों से संबंधित कौन मानता है? कर्नल टॉड। और अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित। नैणसी व गोपीनाथ शर्मा ने इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। तो नैणसी, मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा। तो बप्पा ने 567 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गुहिल के बाद मेवाड़ का जो सबसे प्रतापी शासक था वो बप्पा हुआ, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल कब तक शासन रहे? 734 से 753। कब रहे? 734 से 753। ये याद रख लेना। इस बार सारे रीट के जो एग्जाम हुए थे उनमें क्रम से क्वेश्चन पूछे गए थे। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी के में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर, जो मान मौर्य कौन? मौर्य वंश का शासक था, परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। और बप्पा की राजधानी कहाँ पर थी? बप्पा ने राजधानी कहाँ बनाई थी? मेवाड़ की नागदा में बनाई थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लकुलिश मंदिर का निर्माण पार्श्वनाथ जी का, तो कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने ही करवाया था। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। कुल देवता कौन थे गुहिल वंश के? तो गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? बप्पा रावल जी थे। बप्पा एकलिंग जी थे। बप्पा रावल ने उनका निर्माण करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। तो बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा की कालभोज क्या थी? उसकी उपाधि थी। वीर विनोद के अनुसार क्या है? रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना पर हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने ही स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। इसलिए इतिहासकार से भी वैद्य इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल, उससे, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। इसलिए बप्पा रावल को भी चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी है, उपाधि दी है। तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। तो चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांस सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था और राजस्थान में बप्पा रावल ने यह कार्य किया था, विदेशियों को अपनी धरती से बाहर निकाला था। इसलिए बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है। देख लो, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर निर्माण करवाया। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी कहाँ पर थी? नागदा थी। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। वीर विनोद ने क्या बताया कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था।
और चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा किसे दी गई थी? बप्पा रावल को ही दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब पढ़ते हैं जैतर सिंह के 1213 से 1253 ईस्वी। 1213 से 1253 ईस्वी। हम रसिकता में जो दे चुके हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसके आगे अपन देखेंगे सारी चीज़ें एक एक क्रम वाइज, कौन कौन से शासक रहे इसमें मेवाड़ वंश में, तो उनका अध्ययन भी लास्ट में करने वाले हैं। गोहिल के ही एक वंशज जैतर सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध में किसमें दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। तो इल्तुतमिश को किस युद्ध में परास्त किया था जैतर सिंह ने? 1227 ईस्वी में भूतला के युद्ध में। दिल्ली के जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश को परास्त करने वाला कौन शासक था? तो मेवाड़ के जैतर सिंह, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। और इस भूतला के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर भी कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो डॉक्टर किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा की है। और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? जैतर सिंह ही था। रावल रतन सिंह की बातें करते हैं। 1302 से 1303 ईस्वी में इस समय पद्मनी ने जौहर किया था और राजस्थान का मेवाड़ का प्रथम शाखा भी इसमें हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा किसमें हुआ? रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में हुआ था। रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका शासन रहा। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कौन थे? उसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। तो महत्वपूर्ण कारण क्या थे? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। और 1540 ईस्वी में जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। किस ग्रंथ में? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया 1540 ईस्वी में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या बताया गया? पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया। जबकि 1303 ईस्वी में जब आक्रमण किया अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता होने के कारण इस पर अटैक किया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या करते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति कौन कौन थे? घोड़ा और बादल वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। जो अलाउद्दीन की सेना थी उससे लड़ते हुए जब 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ तो उसमें जो घोड़ा बादल उनके सेनापति थे उनको अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। रानी ने और इसके बाद रानी ने 1600 रानियों के साथ जो महिलाओं के साथ जौहर भी किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार कौन था? इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। तो किस ग्रंथ में? खजाइन उल फुतुह किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो किसका समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार था। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। तो चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। किसका नाम? चित्तौड़ का नाम। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल जो वंश थी उसके रावल शाखा का अंतिम शासक भी था। अब इसके बाद में राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी में शासक रहा। 1326 से 1364 ईस्वी में शासक रहा। जो रावल शाखा के बाद में जो रावल शाखा समाप्त होने के बाद में राणा जो सिसोदिया जो ठिकाना है उसके राणा हमीर थे, वो 7 भाई थे और 7 भाइयों में से राणा हमीर प्रतापी शासक थे। उसने सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना कर दी। तो गोहिल वंश की वापस स्थापना कब की? 1326 ईस्वी में। किसने? राणा हमीर ने की। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार थे, चित्तौड़ पर ही अधिकार कर पुनः गोहिल वंश की स्थापना की। सिसोदिया का जो जागीरदार था होने से उसे सिसोदिया कहा गया और सिसोदिया का जागीरदार होने से जो गोहिल वंश थे उसको सिसोदिया राजवंश भी कहा जाता है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह थे जो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से एक कौन था? राणा हमीर था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? राणा हमीर को। राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई है। विषमघाटी पंचानन की से क्या समझते हैं? विकट आक्रमणों से में सिंह के सदस्य एक समान। तो विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान वहां पर खड़े रहना विषमघाटी पंचानन कहलाता है। तो राणा हमीर को यह उपाधि दी गई और की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। किस प्रशस्ति में ये उपाधि दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखी गई है। हमीर ने सिंगोली का युद्ध हुआ में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी परास्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट नेम है। बांसवाड़ा में जो सिंगोली का युद्ध हुआ था उसमें हमीर ने एमबीटी को सेना से परास्त कर दिया था। महाराणा लाखा कब से कब तक? 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के जो रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। तो महाराणा लाखा 1302 से 14 इसकी मुख्य बात ही है। जो इसके हंसाबाई हैं, हंसाबाई का विवाह पहले इसके पुत्र सबसे बड़े पुत्र थे राणा चुंडा के साथ होना था, लेकिन परिस्थितिवश लाखा के साथ ही संपन्न हो गया। लाखा उसमें लगभग 60 से प्लस आयु का था और उसमें महाराणा लाखा उसे शादी कर लेता है। और जो रणमल ने यह भी शर्त लिखी कि जो हंसाबाई से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकार होगा। तो इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का ही पुत्र होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी की खुशी के लिए अपने राज त्याग कर दिया था। तो चुंडा को राजस्थान का इसलिए विषम पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में झावर माइंस में से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, इसलिए आर्थिक रूप से संपन्न शासक रहा ये महाराणा लाखा। इसके समय में ही झावर माइंस से चांदी व सोना बहुत अधिक मात्रा में निकलने का, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिछौले झील का निर्माण भी करवाया। तो पिछौले झील का निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर में पिछौला झील का निर्माण करवाया। महाराणा मोकल कब से कब? 1421 से 1433 ईस्वी। महाराणा लाखा के सुपुत्र और हंसाबाई के सुपुत्र महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी में शासक रहते हैं। महाराणा मोकल जो है महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती हैं, तो वह मेवाड़ छोड़कर कौन से स्थान पर? मांडू में चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। चाचा व मेरा जो नाम थे वो महपा पवार के साथ मिलकर चाचा व मेरा और महपा पवार ने जो सरदार थे उन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। कब? 1433 ईस्वी में। कहाँ पर? झिलवाड़ा में कर दी थी। इसे महाराणा कुंभा खबर महाराणा 14 जो मोकल के पुत्र थे, मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा वो 1433 में से 1468 तक जो ईस्वी तक शासन किया, और ये मेवाड़ के प्रमुख प्रतापी शासकों में से एक है। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने जो उसमें मोकल के समय और राणा लाखा के समय मारवाड़ का जो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया था मेवाड़ में, और उनको समाप्त करने के लिए महाराणा कुंभा ने चाल रची थी और उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था। पहले तो मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था कि मारवाड़ को भगाएंगे। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बना दिया। कुंभा ने कौन से 2 केंद्र, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। किसके शासक? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य और उनको परास्त किया, और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिससे में गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडौर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से ही कर दिया।
कब? 1453 ईस्वी में नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की वापस पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल को विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। किस के मध्य हुई थी? मालवा की जो महमूद खिलजी प्रथम है और गुजरात के कुतुबुद्दीन गुजरात के जो कुतुबुद्दीन थे उनके मध्य में हुई थी। ये क्यों हुई थी? ये इसलिए हुई थी क्योंकि महाराणा कुंभा को हराना चाहते थे। इस संधि में तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उससे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई और मेवाड़ मारवाड़ की संधि 1453 में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में ईस्वी में लड़ा गया। 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा शासक बनते हैं। 1457-58 ईस्वी में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1457-58 ईस्वी में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से सिरोही, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। मचान दुर्ग है, बसंती दुर्ग, ये सभी सिरोही में स्थित है। 32 दुर्ग 84 में, टोटल 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कौन करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कविराज श्यामल दास कहते हैं कि कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले करवाया है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर निर्माण कराया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर भी, जो रणकपुर के मंदिर जैन मंदिर है, कहाँ पर? पाली में स्थित है। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। तो विशालता एवं तक्षण कला के कारण कौन से मंदिर अद्भुत है? रणकपुर के जैन मंदिर। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक भी था। ये साहित्य में बहुत रुचि रखता था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। किस ग्रंथ से? तो एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा रचित है? कान्हा व्यास के द्वारा। इसमें यह पता चलता है कि महाराणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में भी रुचि रखता है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सोड़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचे गए? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सोड़ प्रबंध। और संगीत राज को 5 भागों में भी बांटा गया है। 5 भाग थे इसके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडीस्थक की व्याख्या भी की, चंडीस्थक की व्याख्या की और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ है उस पर, और गीत गोविंद जो जैनक का जो ग्रंथ है, जयदेव का जो ग्रंथ है, उस पर भी टीका लिखी, चंडीस्थक की व्याख्या की। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन थे? अत्रि और महेश, कवि अत्रि और महेश। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में प्रसिद्धियों में महाराणा कुंभा को महाराज अधिराज भी कहा गया, राव राय की उपाधि दी गई, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से भी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टदायी रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हुआ था। कौन सा रोग? उन्माद रोग। और उसके पुत्र उदय ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो कुंभा की हत्या किसने की थी? कुंभा की हत्या करने वाले उसका पुत्र उदय था 1468 ईस्वी में। और मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था? मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राणा उदय रहा 1468 ईस्वी में। थैंक यू। यहीं तक पढ़ते हैं आज के लिए। आगे के शासकों का कल अध्ययन करेंगे। क्लास देखें और पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। विजय क्लासेस जयपुर आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th की जो बुक है आरबीसी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है शाम को 8:15 बजे, उनको भी ध्यान से देखें। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ